हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम भाग 5 पढ़ रहे थे और भाग 5 के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी पॉइंट्स को देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति को स्टार्ट करने से पहले जो कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको डिस्कस कर लूँ और उसके बाद फिर हम उपराष्ट्रपति को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक होना ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊँगा और राष्ट्रपति भवन के बारे में भी आपको थोड़ा-सा बताना चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपति भवन की बात करूँ, तो देखिए जब हमारे भारत में 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो दिल्ली दरबार लगाने के समय पर ये तय किया गया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की जाए और उसी समय तय किया गया कि वायसराय के रहने के लिए एक भवन भी होना ज़रूरी है। तो उसी समय पर तय करके फाइनल किया गया कि वायसराय के लिए दिल्ली में एक भवन का निर्माण करवाना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और दिल्ली में ये पहाड़ी लगती है जिसको हम रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। रायसीना की पहाड़ी जो कि हिस्सा है अरावली पर्वत का, जो कि राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक प्रवेश करती है, अरावली श्रेणी। उसी का एक हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी। तो राष्ट्रपति भवन के अगर उद्घाटन की बात करें, तो उद्घाटन इसका हुआ था 1931 में। तो ये वायसराय के लिए बनाया गया था और इसीलिए इसको हम वायसराय हाउस कहते थे। और ये वायसराय हाउस हम तब तक कहते रहेंगे जब तक कि हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं आ जाएगी। 1950 तक हम लगभग इसको कहते रहे थे, वायसराय हाउस। अब इसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि इसके शिल्पकार कौन थे यानी इसको बनाने वाले, तो एडविन लैंडसीर लुटियंस। लुटियंस का नाम आपने कई बार सुना होगा, वही लुटियंस हैं, इनका पूरा नाम है ये। तो शिल्पकार, उनका नाम है एडविन लैंडसीर लुटियंस। लुटियंस का आपने नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बसाया था। इन्हीं का पूरा नाम है ये, एडविन लैंडसीर लुटियंस। अगर मुख्य इंजीनियर की बात करूँ, इंजीनियर कौन थे? तो हग कीलिंग, इंजीनियर हग कीलिंग। और जैसे कि जो आपके मज़दूर होते हैं, मज़दूरों के लिए हम कहते हैं ना कि ठेका दे दिया है, तो ठेकेदार अगर कहें, तो ठेकेदार हमारे भारतीय, इनका नाम था हारून अल राशिद। हारून अल राशिद, ये इसके ठेकेदार थे। अगर आपने राष्ट्रपति भवन नहीं देखा है, तो आपको देखना चाहिए और राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने ही इंडिया गेट है। यहाँ पर इंडिया गेट और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन की ऊँचाई इंडिया गेट से ज़्यादा है। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य की एक बड़ी-सी मूर्ति मिलेगी और यहाँ पर एक गुंबद भी आपको देखने को मिलेगा। तो गुंबद के बारे में जिन्होंने इसको बनाया है शिल्पकार एडविन लुटियंस, तो लुटियंस का कहना है कि ये पैंथियन ऑफ रोम की याद दिलाता है ये गुंबद। इनका ये मानना था कि पैंथियन ऑफ रोम उसकी याद दिलाता है, वहाँ का एक टेम्पल है ये, उसी की याद दिलाता है। लेकिन हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये हमारे यहाँ के सांची स्तूप की याद दिलाता है। तो हमारे लोग ये मानते हैं कि सांची स्तूप की ये याद दिलाता है ये जो गुंबद है राष्ट्रपति भवन का। देखिए राष्ट्रपति भवन वैसे 4 मंजिल का है और इसमें जो कमरे हैं वो 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति के रहने के लिए प्रॉपर इसमें व्यवस्था है। बहुत अच्छा है और इसमें स्टील का तो इस्तेमाल किया ही नहीं गया। नो स्टील, बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। खैर ये हमने बात कर ली राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्ताव होने चाहिए, यानी 50 लोग अगर प्रस्ताव देते हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनना चाहिए, तो प्रस्तावक हो जाएँगे 50 और इसका समर्थन करेंगे 50 लोग और, तो अनुमोदन करेंगे 50 लोग। यानी 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। ये मिलकर के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएँगे, ठीक है? ये ज़रूरी है और ऐसा प्रोसीजर 1969 तक चलता रहा। 1969 में इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया कि उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उसको ₹15,000 ज़मानत राशि जमा करनी होगी आरबीआई में।
जो कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल इस प्रकार से कि अगर किसी व्यक्ति को, उम्मीदवार को 1/6 भाग टोटल मतों का अगर नहीं मिलता है, तो ये 15,000 ज़ब्त कर लिए जाएँगे और अगर इससे ज़्यादा मिल जाता है, तब उसके 15,000 रिफंड कर दिए जाएँगे। 1969 तक ये ज़मानत राशि नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारे लोग बिना मन के भी चुनाव लड़ते थे। यानी एक ज़मानत राशि रखने से एक थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई उसकी और ये ज़रूरी भी था। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपका कंपैरिज़न करवाऊँ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है, हालाँकि हम राज्यपाल को आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के साथ-साथ आपको राज्यपाल के भी बता देने चाहिए। पहली बात तो ये कि 72 के तहत, आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ मिली हुई हैं। मैंने बताया था आपको कि वो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को या तो कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है? तो ये आर्टिकल नंबर 72 के तहत मिली हुई हैं। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें तो 161, ये आर्टिकल आपको याद रखने चाहिए। ठीक है? देखिए, राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, यानी कंप्लीटली माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर कभी-कभी एबीसी बना करके वो आपसे सही और गलत करके पूछता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि राज्यपाल को पूरी तरीके से किसी भी सज़ा को माफ़ करने का अधिकार नहीं है। और राज्यपाल की ये शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल नंबर 161 के अंतर्गत। ठीक है? राष्ट्रपति किसी भी मामले में माफ़ कर सकता है, मतलब कि सैन्य मामले भी अगर हैं, तो उनमें वो माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। राज्यपाल सैन्य मामलों में माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है? अगर राष्ट्रपति किसी को माफ़ कर रहा है, तो वो किसी संघीय कानून के विरुद्ध अगर किसी ने अपराध किया है, तो उसको क्षमा कर सकता है। जबकि राज्यपाल, सिंपल सी बात है कि राज्य में होता है, तो राज्य से संबंधित अगर कोई कानून है, उसके विरुद्ध अगर किसी ने अपराध किया है, तो उसको वो माफ़ कर सकता है। ठीक है? राष्ट्रपति हमारा लगभग कंप्लीट पहले भी था, बस मुझे लग रहा था कि ये 2 पॉइंट आपके शायद रह गए हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, आर्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब हम उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 63 आर्टिकल्स में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर 63 के सब आर्टिकल 3 में उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जबकि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहाँ पर राज्यसभा नहीं था, वहाँ पर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, का क्लॉज़ दिया गया था। ठीक है? तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर राज्यसभा शब्द है। ठीक है? इसके साथ ही वह किसी भी सदन का, या विधानमंडल हो या फिर संसद हो, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है, तो जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति पद को एक्सेप्ट करेगा, उसी दिन से उसकी सदस्यता समाप्त समझ ली जाएगी। ठीक है? अब जैसा कि हमने राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक पढ़े थे, उसी तरीके से हम उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक देख लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तावक की संख्या है 20, प्रस्तावक होने चाहिए 20, और वही उसी प्रकार से अनुमोदक, यानी इसको एक्सेप्ट करने वाले, वो भी 20 होने चाहिए। ज़मानत राशि वही सेम राष्ट्रपति के बराबर 15,000 होती है, जो कि आरबीआई में जमा करनी होती है। रिफंडेबल होती है, अगर 1/6 अगर मतदान अगर नहीं होता है उनके लिए, तो फिर ये ज़ब्त कर ली जाती है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 65, 65 में बताया गया है कि जब इमरजेंसी के समय पर, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, इमरजेंसी के समय पर, जिस समय पे राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो, उस समय पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है? तो यही बात बताई गई है आर्टिकल नंबर 65 में। इमरजेंसी कब हो सकती है? जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, उनका पद रिक्त है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है कभी,
तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा वह राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। यही बात आर्टिकल नंबर 65 में बताई गई है। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक है? यानी सिंपली ये होगा कि देखिए जनरली क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। अब ये राज्यसभा के पदेन सभापति का पद छोड़ेंगे और यहाँ से पहुँचेंगे राष्ट्रपति के पद पर, जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो। जब ये राष्ट्रपति बन जाएँगे तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति थे, तो सभापति का जो पद है, इन कार्यों को वो नहीं करेंगे, जब वो राष्ट्रपति बन जाएँगे तो। ठीक है? दोनों काम नहीं करेंगे कि वो अपना उपराष्ट्रपति वाला यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कर रहे हों और फिर राष्ट्रपति के रूप में भी कर रहे हों, ऐसा नहीं होगा। और राष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा के सभी कार्यों को छोड़ देंगे। ठीक है? इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। आर्टिकल नंबर 65 के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 66 और 66 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 66 और 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है का निर्वाचन। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद भाग लेती है। पहली बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ संसद भाग लेती है। यानी जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वहाँ पर संसद के अलावा विधानसभाएँ भी भाग ले रही थी। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संसद भाग लेती है और संसद में कौन आएगा? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है? ये दोनों लोग भाग लेते हैं। अब इनके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हों, चाहे वो नॉमिनेटेड हों, मनोनीत सदस्य हों या फिर निर्वाचित हों, दोनों सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक है? इसके अलावा इसमें विधानसभाएँ भाग नहीं लेती हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स थे, वो भाग नहीं लेते थे। रीज़न क्या है कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों जगह नॉमिनेट कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। तो जो उनको नॉमिनेट कर रहा है, वो उसी का चुनाव कैसे कर सकते हैं? इसीलिए सिंपल ये है कि जो नॉमिनेट करेगा वो उसी को चुनेंगे। इसी वजह से इस प्रावधान को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं रखा गया। क्योंकि उपराष्ट्रपति तो किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं और जब नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के साथ ये नहीं था। क्योंकि आप देखें लोकसभा में 2 आंध्र भारतीय अभी तक किए जाते थे, बट अब नहीं किए जाएँगे। राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका मतलब तो राष्ट्रपति को 12 लोग तो ये तो कन्फर्म ही है, ये तो देंगे ही देंगे। इसीलिए इस प्रावधान को राष्ट्रपति के साथ ही रखा गया है और उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉमिनेटेड हों या फिर इलेक्टेड हों, दोनों ही लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक है? आर्टिकल नंबर 66 समझ लिया। अब हम 67 समझते हैं। 67 में उपराष्ट्रपति पद की पदावधि है। ठीक है? और पदावधि के बारे में कहा गया है कि इनकी पदावधि सिर्फ 5 वर्ष होगी, राष्ट्रपति के बराबर होगी। ठीक है? लेकिन वहाँ पर जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो आपने ये देखा था कि 5 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होने वाले होंगे, यानी 25 जुलाई को कंप्लीट हो जाते हैं, तो 25 जुलाई तक निर्वाचन हो जाना चाहिए और 25 जुलाई को ही दूसरे राष्ट्रपति क्या ले लेंगे? अपने पद की शपथ ले लेंगे, अपना पद स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन जैसा कि राष्ट्रपति में दी गई थी, उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। 5 वर्ष कंप्लीट होने के दौरान अगर निर्वाचन नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना पद तब तक धारण करे रखेंगे उपराष्ट्रपति, जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। तो मतलब कि 2-4 महीने एक्सटेंड हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पद के साथ ऐसा नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? इनकी पदावधि 5 वर्ष है, लेकिन वह अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता। ठीक है? और पदावधि के बारे में देखें, तो 5 वर्ष से पूर्व वही कंडीशन है कि उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है या फिर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की अगर मैं बात करूँ, तो महाभियोग देखिए
ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की जाती है राज्यसभा में, ठीक है? अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, तो राज्यसभा में इसकी प्रक्रिया शुरू की जाती है और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है, ठीक है? इसके बाद लोकसभा से इसकी स्वीकृति मिल जाती है और उपराष्ट्रपति के पद का क्या हो जाता है, महाभियोग हो जाता है, ठीक है? आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि पदावधि 5 वर्ष है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नए निर्वाचित नहीं किए गए हैं, थोड़ा समय लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा समय और गुजारेंगे, जो पुराने उपराष्ट्रपति हैं। जबकि राष्ट्रपति के पद के साथ ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि 6 महीने के अंदर उनका निर्वाचन होना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है? देखिए सैलरी राष्ट्रपति की 5 लाख थी, तो सैलरी में आपको ज़्यादा दिलचस्पी होगी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 4 लाख रुपए महीना इनकी सैलरी है, ठीक है? इसके अलावा इनको भत्ते भी मिलते हैं, रहने की सुविधा मिलती है, ठीक है? और ये जो सैलरी है, ये आपको याद रखना है कि ये उपराष्ट्रपति पद की नहीं मिलती है, सैलरी मिलती है इनको राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए सैलरी 4 लाख रुपए जो मिल रहे हैं, ये सभापति के रूप में। देखिए, इसका रीज़न ये है कि ये डेली अगर इनको काम करना होता है, तो ये राज्यसभा में आकर के अपने सभापति के रूप में कार्य करते रहते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इनको कार्य मिलता ही नहीं है। मिलता कब है उपराष्ट्रपति के रूप में? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तभी तो ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो इमरजेंसी का टाइम हो गया और जब ज़रूरत पड़ती है, तो उपराष्ट्रपति जो कि सभापति था, अब ये राष्ट्रपति बन जाएगा, तो इसको सैलरी अब राष्ट्रपति वाली मिलने लगेगी। बात समझ रहे हैं? सैलरी फिर राष्ट्रपति वाली मिलने लगेगी, यानी 5 लाख रुपए महीना। जो फैसिलिटीज़ राष्ट्रपति को मिलती थी, अब वो उपराष्ट्रपति को मिलने लगेंगी। ठीक है? तो जो पद रिक्त रखा गया और जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी सैलरी भी नहीं बनती है। इसीलिए सैलरी तो उस काम की मिलेगी जिस काम को ये कर रहे हैं। तो ये सभापति के रूप में काम करते हैं, तो सैलरी भी इनको सभापति के रूप की मिलती है। ठीक है? उपराष्ट्रपति पद के बारे में ख़ास बात ये है कि ये हमेशा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हैं। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके ये हमेशा चांसलर रहते हैं। ये अब उपराष्ट्रपति पद के कार्य और शक्तियाँ, ये देखते हैं। तो देखिए, इनके कार्य क्या-क्या हैं? अगर हम इनके कार्यों की बात करें, तो कार्य जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तब उपराष्ट्रपति उस पद को सँभालेंगे, मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है? और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएँगे, तो याद रखेंगे कि वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राज्यसभा के सभापति भी रहें और उधर राष्ट्रपति का भी पद सँभालें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको क्या-क्या कार्य करने होते हैं, तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनको सैलरी जो मिल रही है वो किसकी मिल रही है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिल रही है, ठीक है? और इस बारे में आर्टिकल नंबर 64 कहता है ये कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है? इनका काम होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन करेंगे, अनुशासन बना कर के रखेंगे, ठीक है? और किसी भी सदस्य को निष्कासित भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर और इनकी बिना मर्ज़ी के कोई भी भाषण नहीं दे सकता और कोई भी विधेयक अगर है, जिसको पास कराना है या नहीं पास कराना है, उन सब पर विचार-विमर्श भी इन्हीं की अनुमति से होता है। वोटिंग भी करवाते हैं, जो भी विधेयक अगर बनना है कोई, तो कोई एक्ट बनाना है या कोई किसी पर कोई विचार-विमर्श करना है, तो इन्हीं का काम है, वोट भी करवाते हैं ये। ठीक है? और कौन-सा प्रश्न पूछने लायक है या नहीं पूछने लायक है, इसमें राज्यसभा की गरिमा को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो ये सब चीज़ें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति करते हैं। तीसरे नंबर की बात जो कि इनका कार्य है, ये लोकसभा अगर तीसरा कार्य है इनका कि अगर राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं, अपना रेज़िग्नेशन दे देते हैं उपराष्ट्रपति को। भई सिंपल यही है कि राष्ट्रपति हमेशा अपना रेज़िग्नेशन देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि इस बात को, इस सूचना को तुरंत बताए वो लोकसभा अध्यक्ष को।
लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना देना कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है। क्योंकि इंडिविजुअली राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति भूल गए या किसी को नहीं बताया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पद है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को ही वही पद संभालना भी है, इसीलिए ये जरूरी बन जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या देंगे, वो सूचना देंगे कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है और पूरी प्रक्रिया चलेगी और फिर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कार्यों के बारे में। अब इतना तो आपने पढ़ ही लिया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, राष्ट्रपति के बारे में भी और उपराष्ट्रपति के बारे में भी लगभग। जैसे कि निर्वाचन हमने पढ़ लिया है, दोनों का निर्वाचन पढ़ लिया है, ठीक है, और पद रिक्त होने पर इनकी क्या कंडीशंस हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि निर्वाचन में अंतर अगर देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं, सभी विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं प्लस केंद्र शासित की कौन, दिल्ली और पुडुचेरी, यही तो भाग ले रहे थे और इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के साथ क्या था, यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पर जो नॉमिनेटेड हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये अंतर हो गया। दूसरा हमने अंतर देखा था कि राष्ट्रपति अगर कोई निर्वाचित होना चाहता है कोई, तो उसकी निर्वाचन की पहली शर्त ये थी कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जबकि उपराष्ट्रपति पद के साथ क्या है कि यहाँ पर वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये इंपॉर्टेंट था। और अगर देखें कि इसको हटाने का प्रस्ताव कहाँ आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो यहाँ पर इनको हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है और फिर इस प्रस्ताव को भेज दिया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा से स्वीकृति मिलने के बाद उपराष्ट्रपति पर पद पर क्या लग जाता है, महाभियोग। हालांकि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति के साथ किया गया है, याद रखेंगे आप, तो इनको अपने पद से हटना पड़ता है, वहां पर महाभियोग लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए जाते हैं, जैसे मान के चलिए लोकसभा में एक चौथाई लोगों ने क्या कर दिया, प्रस्ताव भेज दिया महाभियोग का, अब ये 2/3 बहुमत से लोकसभा से पास होगा, ठीक है, तो ये पहुंचेगा फिर राज्यसभा में। तो राज्यसभा में इस बात की जांच होगी कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं लोकसभा वालों ने, ये राष्ट्रपति पद की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या ये सही है या गलत है, तो इसकी जांच की जाती है। लेकिन अगर आप उपराष्ट्रपति के साथ देखें तो यहाँ पर अगर राज्यसभा ने आरोप लगा दिए और सामान्य बहुमत से पास कर दिया, तो ये पहुंचेगा लोकसभा, प्रस्ताव पहुंचेगा लोकसभा। तो लोकसभा में इसकी जांच नहीं की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, जांच नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस प्रस्ताव को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो सिंपली स्वीकृति की जरूरत होती है, ठीक है, जबकि वहां पर जांच की जाती है। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। हालांकि आप यहाँ पर देखें, आर्टिकल नंबर 62 के सब आर्टिकल 2 में ये बताया गया था कि अगर पद रिक्त है राष्ट्रपति का तो 6 महीने के अंदर क्या करना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, ये जरूरी था, अनिवार्य था। लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कंडीशन जो 6 महीने वाली है ये नहीं दी गई है, ये कंडीशन नहीं दी गई है। तो मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति कोई है और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है तो उपराष्ट्रपति का तो पद खाली हो गया, ठीक है, तो इस पद को खाली रहने की कोई समय सीमा नहीं है, कितने भी समय तक खाली रह सकता है। बात समझ रहे हैं, तो इसमें ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हमने उपराष्ट्रपति के सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। अब हमारा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो बचा है कि सभी उपराष्ट्रपति जो अब तक रह चुके हैं उसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उनके बारे में जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में देखेंगे और कौन कौन उपराष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं इन सब के बारे में देखते हैं।
ठीक है। तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं ये। इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। 2 कार्यकालों में ये 26 जनवरी 1952 को ये पहली बार बने थे। 26 जनवरी, और वहाँ से लेकर के 1957 तक रहे, और उसके बाद फिर 1957 से लेकर के 1962 तक। ये 2 कार्यकाल इनके रहे हैं। 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और पहले उपराष्ट्रपति भी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और पहले व्यक्ति भी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है। इसके बाद दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में खास बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इनको राष्ट्रपति में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके बाद थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी 1969 में ही आए हैं, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, तो इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में छोटा हो गया था 1969। और 1969 से लेकर के 1969 तक ही रहते हैं, 20 जुलाई तक, 3 मई से 1960, 3 मई। ठीक है। 4th नंबर पे ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने, तो कौन है ये? गोपाल स्वरूप पाठक। 1969 से लेकर के 1974 तक रहते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील रहे थे, वहाँ पर जस्टिस भी रहे हैं, और केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे थे एक समय पर, 1960 से लेकर के 1967 तक। मैसूर, जिसको हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, उसके राज्यपाल भी रहे थे, और कर्नाटक यूनिवर्सिटी के ये चांसलर कुलपति भी रहे थे। पांचवें पांचवें उपराष्ट्रपति थे बी डी जत्ती, और बी डी जत्ती के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक रहे हैं, तो 1974 से लेकर 1979 तक। ठीक है। 6 नंबर के मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में तो आप इम्पोर्टेंट बनाएंगे क्योंकि ये 2 बार तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, पहली बात। दूसरी बात इनके बारे में याद रखेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति बने थे, और उसके अलावा उपराष्ट्रपति भी बने हैं ये। ठीक है। अगर न्यायाधीश की बात करेंगे, ये सीजीआई थे, तो न्यायाधीश कब रहे थे? 1968 से लेकर के ये 70 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मतलब कि ये सीजीआई। सातवें और सातवें हैं के रामास्वामी वेंकट रमन। के रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है। 1984 से लेकर के 87 तक। ठीक है। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में सबसे ज्यादा अंतर था, मतदान में सबसे ज्यादा अंतर था। तो सर्वाधिक मत अंतर से बनने वाले उपराष्ट्रपति, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति रहा होगा उसको बहुत ही कम वोट मिले थे, इनको बहुत ही ज्यादा वोट मिले थे, ये रिकॉर्ड है इनके नाम पर। और इनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। ताम्रपत्र से सम्मानित उन लोगों को किया जाता था जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। ताम्रपत्र। आठवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये शंकर दयाल शर्मा ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध। अच्छा, अगर हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रपति में ऐसा कौन था, तो वहां पर थे नीलम संजीव रेड्डी, और उपराष्ट्रपति में ऐसा कौन है जो निर्विरोध चुना गया था? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है। कि रामास्वामी वेंकट रमन के बारे में और अगर आप जानना चाहें तो कुछ और पॉइंट्स बता ही दूंगा आपको।
रहे ना जाएँ इसलिए। इनको शंकराचार्य ने सत्य सेवा रत्न की उपाधि दी थी। सत्य सेवा रत्न। और किसने? शंकराचार्य। ठीक है। कौन से? परम पावन शंकराचार्य ने। और इनके बारे में और अगर हम देखें तो पुरस्कार भी इनको मिले हैं। जैसे के कामराज की समाजवादी की यात्रा इन्होंने जो है उसको लिखा था, इसीलिए लिखने के लिए इनको सोवियत पुरस्कार भी मिला था। सोवियत पुरस्कार। और संयुक्त राष्ट्र में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये रहे थे, तो उसके लिए भी इनको विशिष्ट सेवा सम्मान दिया गया था। शंकर दयाल शर्मा भी हमने समझ लिए। 9th नंबर के 9वें नंबर के हैं के आर नारायण। ये 1992 से 1997 तक रहते हैं। इनके बारे में भी हम लास्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए इनकी एक बुक और पढ़ लेते हैं। नॉन अलाइनमेंट इन कॉन्टेम्प्ररी इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। 10वें नंबर पर के कृष्णकांत। और ये 1997 से लेकर 2002 तक ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके ही कार्यकाल में हो गई थी। उपराष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी थे। और एक साइंस इन पार्लियामेंट 3 महीने में एक मैगजीन आती थी, उसके ये संस्थापक थे। 11वें नंबर पर देखते हैं भैरव सिंह शेखावत। 2002 से लेकर 2007 तक। और राजस्थान विधानसभा में इन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभाई थी। अब 12th नंबर पे 12वें नंबर पर हामिद अंसारी। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। हामिद अंसारी। इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। 2 कार्यकालों में एक कार्यकाल रहा है 2007 से लेकर के 2012 तक, और 2012 से लेकर के 2017 तक, तो 2 कार्यकाल रहे हैं। और इन्होंने विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी की थी, यानी उसके अधिकारी थे ये। और ये सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में ये अध्यक्ष भी रहे हैं 2004 से 2006 तक। इनकी कुछ किताबें हैं, किताबें और याद कर लेते हैं हम। जैसे ईरान टुडे, ये इनकी बुक है ईरान टुडे। इसका पूरा नाम 25 ईयर्स ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान टुडे है। 25 ईयर्स ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और इसके अलावा इनकी एक और बुक सिटीजन एंड सोसाइटी। सेलेक्टेड राइटिंग्स। ठीक है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है 1984 में। अब सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13वें नंबर के हैं वेंकैया नायडू। ये एट प्रेजेंट हैं। इनके बारे में बात यह है कि ये आज़ाद भारत में जन्मे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। आज़ाद भारत में मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद इनका जन्म हुआ। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछें तो मोदी जी हैं ऐसे। ठीक है। तो आज़ाद भारत में जन्मे हैं। दूसरा कि
1998, 2004 और 2010 में मैं कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है। और 2016 में ये राजस्थान से हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण पद कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें भारत का न्यायवादी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।